इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है। आज मैं दो टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें से जो सेकंड टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन रीच वाला, वो बहुत जरूरी है। मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, आप चाहें तो सीधा वीडियो के सेकंड हाफ पे चले जाइएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन रीच को समझना बहुत जरूरी है, उसके एडवांटेजेस को समझना बहुत जरूरी है, तो वो पार्ट जरूर देख लीजिएगा। एफएमसीजी कंपनीज ना प्रोडक्ट कंपनीज नहीं है, ये हमने आज तक गलत समझा है। एफएमसीजी कंपनीज प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं। जानेंगे कैसे इस वीडियो में। एफएमसीजी स्टॉक्स यानी ऐसी कंपनीज जो शैम्पू, साबुन, डिटर्जेंट और इस तरह की डेली यूज के प्रोडक्ट्स बनाती है। साबुन हम में से सब लोग यूज करते हैं, कुछ लोग रोज यूज करते हैं, कुछ मेरे जैसे कभी कभी, लेकिन यूज सब करते हैं। तो इसलिए भी एज इन्वेस्टर्स ना, मैं कई अपने वीडियोस में कहता हूं कि हम जब शेयर्स सिलेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहली कैटेगरी जो हमको देखनी चाहिए वो एफएमसीजी स्टॉक्स की होनी चाहिए, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को हम यूज करते हैं, इन ब्रांड्स को, इनकी क्वालिटी के बारे में हमको पता है। कई बार इन्वेस्टर्स एफएमसीजी स्टॉक्स पिक करते हैं और बहुत समय तक अच्छा रिटर्न नहीं मिलता, जिससे वो निराश हो जाते हैं। तो आज ना हम जानेंगे कि एफएमसीजी स्टॉक्स को, सही स्टॉक्स को पिक कैसे करना है, कैसे एफएमसीजी स्टॉक्स को एनालाइज करना है इन डेप्थ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। आज फिनोलॉजी में करते हैं एफएमसीजी स्टॉक्स का एक्सरे। अब जो मैं आपको बता रहा हूं ना, एक मेंटल मॉडल, या आपको किसी भी इंडस्ट्री को एनालाइज करने में हेल्प करेगा। जब भी आप कोई इंडस्ट्री एनालाइज कर रहे हो तो जरा ये सोचिए कि इस इंडस्ट्री में सबसे मुश्किल क्या चीज है। जैसे अगर मैं एफएमसीजी की बात करूं तो यहाँ क्या प्रोडक्ट को बनाना बहुत मुश्किल है? क्या साबुन बनाना बहुत मुश्किल है? जी नहीं, आपको हर शहर में दसों सोप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स मिल जाएंगे। आप उनको आउटसोर्स कर दीजिए, आपको जैसा साबुन चाहिए वो बना के दे देंगे। यानी प्रोडक्ट बनाना ये कोई हाई टेक प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट बनाना एफएमसीजी में, बाकी कैटेगरीज में भी बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल आती है ब्रांड बनाने में, कि लोग आपके ब्रांड को नाम से जाने, दुकानों में जाके आपके ब्रांड के सामान को मांगे। ये बहुत मुश्किल है, लोगों को आपका नाम याद दिलाना। उससे ज्यादा मुश्किल है डिस्ट्रीब्यूशन। देश के हर कोने में, हर गली में, हर किराना दुकान, पान दुकान, हर जगह पूरे देश में आपका साबुन अवेलेबल हो, ये एक बहुत बहुत मुश्किल काम है। तो इस कैटेगरी में मुश्किल चीजें हैं ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कोई भी एफएमसीजी कंपनी को हमको खास करके इन दो पैरामीटर्स से एनालाइज करना है, और यही अब हम करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे दो कंपनीज का ब्रांड एनालिसिस, उसके बाद हम आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। तो चलिए अब मैं ticker.phinology.in पे आपको दो वेल नोन ब्रांड से मिलाता हूं। इन दोनों को ही आप जानते होंगे। तो पहला ब्रांड है शुगर फ्री, जो जैसे ही मैंने लिखा तो आ गया कि वो जाइडस वेलनेस का है। अब इस कंपनी के बाकी ब्रांड्स को देखते हैं। बाकी ब्रांड्स हैं कॉम्प्लान, वेल नोन, ग्लूकॉन डी अपनी कैटेगरी में नंबर 1, नाइसिल कैटेगरी में नंबर 1, एवर यूथ अगेन कैटेगरी में नंबर 1, न्यूट्रलाइट भी कैटेगरी में नंबर 1। यानी ज्यादातर इनके ब्रांड्स ऐसे हैं जो अपनी कैटेगरी में नंबर 1 है या बहुत वेल नोन है। अब एक और बहुत वेल नोन ब्रांड की तरफ जाते हैं और आपको डिफरेंस समझ में आएगा। तो ये एक और ब्रांड है फेयर एंड हैंडसम, जिसको हम सब जानते हैं। इसकी खूब ब्रांड बिल्डिंग की जाती है, शाहरुख खान और बहुत खर्चा किया जाता है। अब ये है इमामी का। इनके कुछ ब्रांड्स को जानते हैं। जो आप फर्स्ट रो में ब्रांड्स देख रहे हैं ना, इनको तो आप जानते होंगे, लेकिन सेकेंड रो के ब्रांड्स देखिए। वैसोकेयर, 7 ऑयल्स इन 1, केश किंग, डायमंड शाइन, ही, ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको हम नहीं जानते। यानी ये एक कंपनी है जिसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से कुछ चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं। वहीं एक ऐसी कंपनी है जिसके पास थोड़े ही प्रोडक्ट्स हैं लेकिन सब चलते हैं। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं एक ऐसी कंपनी से जो सब कुछ बना रही है लेकिन किसी में भी बहुत अच्छी नहीं है, वर्सेस जाइडस जो एप्पल की तरह है, कम प्रोडक्ट्स बना रही है लेकिन बहुत अच्छा बना रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उस शेयर को ले लीजिए, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। ब्रांड के हिसाब से उसकी कुछ अपनी कमियां हो सकती हैं। तो अब हमको ये सोचना है कि इमामी जैसी कंपनी हमेशा ब्रांड बिल्ड करने में लगी हुई है, एक साथ उसके कंधों पे 20 ब्रांड्स का बोझ है, और एज अ शेयर होल्डर क्या मैं 20 ब्रांड को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कंपनी में चाहता हूँ? एज अ शेयर होल्डर मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जाइडस जैसी कंपनी हो जिसके पास 5-6 ब्रांड्स हैं, वेल सेटल्ड ब्रांड्स हैं। एज अ ओनर, अगर मैं शेयर्स खरीद रहा हूँ, मैं कंपनी में ओनर हूँ, एज एन ओनर मुझे वो ज़्यादा रिलैक्सिंग, ज़्यादा पीसफुल लगता है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि मैं कौन से एफएमसीजी स्टॉक में इन्वेस्ट करने में कंफर्टेबल फील करूंगा और आपको भी क्या देखना है। देखिए, ये जो कंपनीज हैं, चाहे मेरिको मैंने खोला हुआ है, एक तरफ मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर खोला हुआ है,
यहाँ पे ब्रिटानिया खोला, भाई ये बड़ी कंपनीज है। इनफैक्ट अब तो रिलैक्सो भी बड़ी कंपनी है। तो ये बड़ी कंपनीज हैं, अब ये तेजी से अपनी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा नहीं सकती। देखिए यूजुअली क्या होता है, एक कंपनी का शेयर बढ़ेगा जब उसकी सेल्स बढ़ेगी, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन अगर बहुत बड़ी कंपनियां हैं और ये तेल साबुन बनाने वाली कंपनीज हैं, अब ये हर साल 20% से ऊपर तो बढ़ नहीं सकती। लोग अचानक से ज़्यादा हेयर ऑयल, ज़्यादा सोप, ज़्यादा शैम्पू तो यूज़ करने लगेंगे नहीं। और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप किसी से कितना मार्केट शेयर छीन लोगे, 4 और कॉम्पिटिटर खड़े हो जाएंगे। तो इन कंपनीज में सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की प्रॉब्लम होती है। चलिए देखते हैं। तो आपको हाईलाइटेड रेशियोज के सेक्शन में जाना है। मेरिको में पिछले 5 साल में सेल्स ग्रोथ 5% की रही है, प्रॉफिट ग्रोथ 12% की। हम 1 साल को ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे, लेकिन 3 और 5 साल को वेटेज देंगे। तो 5% की सेल्स ग्रोथ, 12% की प्रॉफिट ग्रोथ मेरिको में। अब एक और कंपनी देखते हैं, HUL का क्या हाल है। HUL में 8% की सेल्स ग्रोथ और 14% की प्रॉफिट ग्रोथ है, यानी इसकी भी मॉडरेट है। अब ब्रिटानिया की देख लेते हैं, क्योंकि ब्रिटानिया के शेयर ने कुछ समय पहले तक एक समय बहुत अच्छी दौड़ लगाई थी। तो इसका क्या हाल है, 8% की सेल्स ग्रोथ और 15% की प्रॉफिट ग्रोथ, यानी 10% की ऊपर की सेल्स ग्रोथ कोई ला नहीं पा रहा और 15% से ऊपर की प्रॉफिट ग्रोथ इन द लॉन्ग रन, एक आध साल में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन कोई ला नहीं पा रहा। तो 10 से 15% की प्रॉफिट ग्रोथ होती है। अब आइडियली अगर 10-15% कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, तो शेयर भी इतना ही बढ़ेगा। अब इतनी ग्रोथ से तो हम खुश नहीं होंगे ना, हम में से कोई भी खुश नहीं होगा, हमको तो शेयर से ज़्यादा रिटर्न चाहिए होते हैं। चलिए एक बार रिलैक्सो को भी देख लेते हैं। इसका भी वही हाल है, 10% की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा है, 17% की है, लेकिन 15 और 17 कोई खास फर्क नहीं है। तो अब अगर हमारा शेयर भी इतना बढ़ेगा तो हम उससे खुश नहीं होने वाले, हम में से कई लोगों को ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए। तो उसके लिए आपको एक और चीज़ को देखना है कि क्या आपकी कंपनी में अर्निंग्स मल्टीपल बढ़ सके, इसका स्कोप है क्या, यानी उस कंपनी का PE, प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ सके, इसका स्कोप है क्या। इस कंसेप्ट को मैंने बहुत डिटेल में इस वीडियो में समझाया है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। अब जनरली हम ये जानते हैं कि शेयर का अगर प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। अब हमने देखा कि इन सारी कंपनीज की ग्रोथ लगभग एक जैसी है, ब्रिटानिया और रिलैक्सो की थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन लगभग एक जैसी है। तो शेयर्स ने क्या रिटर्न भी एक जैसा दिया है, ये अब हम देखते हैं। मेरिको ने पिछले 5 साल में 15% के हिसाब से पर ईयर CAGR रिटर्न दिया है, 15% का। अब देख लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कितना दिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 22% का दिया है, ब्रिटानिया ने 20% के आसपास का दिया है और रिलैक्सो ने 36% पर ईयर के आसपास का रिटर्न दिया, यानी सबसे ज़्यादा रिटर्न रिलैक्सो ने दिया है। अब ऐसा क्यों हुआ, जब इसकी ग्रोथ ब्रिटानिया के बराबर थी लगभग और ब्रिटानिया ने 20% का रिटर्न दिया, तो इसने 36% क्यों दिया। उसका राज है इस सेकेंड चार्ट पे। रिलैक्सो का PE जो है ना, वो 40s में होता था और अब ये 100 के आसपास है, यानी इसकी अर्निंग्स भले ही बहुत ज़्यादा ना बढ़ी हो, लेकिन इसका PE रेशियो डबल हो गया। क्या किसी और कंपनी का PE रेशियो डबल हुआ? नहीं हुआ। एक समय ब्रिटानिया का ज़रूर हुआ था, लेकिन 42 से आज ब्रिटानिया 49 पे ही है, यानी ब्रिटानिया का शेयर उतना ही बढ़ रहा है जितना इसकी अर्निंग्स बढ़ रही हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। तो अब देखिए, ब्रिटानिया का प्रॉफिट ग्रोथ क्लोज टू 15% रहा है 5 साल में, और इसीलिए इसका शेयर भी 20% के आसपास बढ़ा है, उससे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन रिलैक्सो में देखिए, रिलैक्सो में शेयर बढ़ा 36% के आसपास, वहीं प्रॉफिट सिर्फ 17% से बढ़ा, लेकिन यानी कि शेयर प्राइस उससे दुगनी तेजी से बढ़ा, जो ब्रिटानिया में नहीं हो पाया क्योंकि उसमें PE एक्सपांशन नहीं हुआ। HUL में भी PE एक्सपांशन 47 से आज 71 ही है, यानी PE एक्सपांशन नहीं हुआ, और इसलिए इस शेयर ने भी रिलैक्सो जितना रिटर्न नहीं दिया। मेरिको में भी PE एक्सपांशन बिल्कुल ही नहीं हुआ। इनफैक्ट आप 48 के PE से एक समय ये 27 के PE में मिल रहा था पिछले साल, और आज भी 5 साल पुराने PE पे ही मिल रहा है, जिसके कारण इसका रिटर्न इसकी प्रॉफिट ग्रोथ के आसपास है। इसने रिटर्न 15% का दिया है और इसकी प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 12% के आसपास है। तो आपको ना किसी भी कंपनी में ये भी देखना है कि उसमें PE एक्सपांशन का स्कोप है कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा कि वो स्कोप है कि नहीं? जब आप ये देखोगे कि वो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन वो कंपनी ऐसी है कि उसकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है 20% से और PE है 15 का, तो आप ज़्यादातर इस बात पे बेट कर सकते हो कि अगर सब चीज़ें ठीक हैं तो इस कंपनी का शेयर उतना तो बढ़ेगा ही जितना प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन इसका PE भी डबल होगा,
तो मेरा शेयर उससे दुगनी रफ्तार से बढ़ेगा। तो ऐसी कंपनीज अगर आप ढूंढ पाए जिनकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ उनके प्रेजेंट पीई से ज़्यादा है, तो आप बहुत इंटरेस्टिंग कंपनीज तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह की सेक्टर एनालिसिस सीरीज से ना मेरा एम है कि हर इंसान इंडिपेंडेंट बने और हर कैटेगरी के स्टॉक्स को वो खुद पिक कर सके बिना किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट किए, क्योंकि वैसे में ना ज़्यादातर समय नुकसान ही होता है। तो मैं चाहता हूं कि हर कोई इंडिपेंडेंट बने। तो अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा कि अगली इंडस्ट्री आप कौन सी चाहते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जितना लाइक और कमेंट करेंगे तो यूट्यूब एल्गोरिथम को उससे पता चलता है कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आ रही है, तो और लोगों तक ये वीडियो जाएगा और उन्हें भी ये इंडस्ट्री एनालिसिस वीडियोस के बारे में पता चलेगा। और अब हम बात करते हैं ब्रांड्स की। जैसे हम ब्रांड्स एनालाइज करते हैं ना, आज उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अक्सर क्या होता है, जब हम कोई एफएमसीजी स्टॉक खरीदते हैं तो हमको कोई ब्रांड पसंद आया, कोई बिस्किट ब्रांड है, कोई भी ऐसा ब्रांड है हमको पसंद आया, हम देखते हैं वो किस कंपनी का है, हमको याद आता है अच्छा इस कंपनी के तो एक दो और अच्छे प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं, इसका शेयर मैं ले लेता हूँ। हम शायद जाके उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देखते हैं, हमको सब अच्छा लगता है और हम उस कंपनी को ले लेते हैं। अब यही ना एक मेजर गलती हो जाती है। जब भी आप कोई कंपनी को इसलिए ले रहे हैं कि आपको उसके एक या दो ब्रांड्स पसंद आए हैं, तो ये देखना काफ़ी नहीं है। आपको ये देखना है कि ओवरऑल उस कंपनी का सक्सेस ट्रैक रिकॉर्ड कितना है। यानी कि अगर उस कंपनी के पास 10 ब्रांड्स हैं तो 10 में से कितने ब्रांड्स सक्सेसफुल हैं। क्योंकि ऐसा तो हर कंपनी के साथ हो जाएगा कि वो 20 ब्रांड निकालेगी, उसमें से 2 चलेंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि अगर 20 में से 2 चल रहे हैं तो इस कंपनी का सक्सेस रेट 10% है। यानी ये 2 ब्रांड्स इस कंपनी के बाकी 18 ब्रांड्स को पाल रहे हैं। ऐसे में ओवरऑल वो कंपनी आपको अच्छा रिटर्न नहीं देगी, क्योंकि हमेशा उस कंपनी को कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करना पड़ रहा है ब्रांड्स को बिल्ड करने में, जो ब्रांड्स चल ही नहीं रहे। तो कभी भी उस कंपनी के पीछे मत भागिए जिसमें आपको दिखे कि इसके पास तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं। कई बार ये देख के हम खुश हो जाते हैं कि इसके पास 50 ब्रांड्स हैं, ये तो बहुत अच्छी कंपनी है। मैं हमेशा प्रेफर करूंगा एक ऐसी कंपनी जिसके पास 5 ब्रांड्स हैं जिसमें से 3 चलते हैं, ना कि ऐसी कंपनी जिसके पास 50 ब्रांड्स हैं और उसमें से 10 चलते हैं, क्योंकि वो 40 बाकी ब्रांड्स कंपनी का पैसा खा रहे हैं। जरा समझते हैं, ब्रांड बिल्डिंग ना एक बहुत लंबा प्रोसेस है। 10-10 साल लग जाते हैं, कांस्टेंट एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स लगती हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, प्रिंट, लोकल, हर तरह की एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स लगती हैं। प्रोडक्ट की पैकेजिंग बदली जाती है, मैसेजिंग बदली जाती है, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं एक ब्रांड को खड़ा करने में। और अगर एक कंपनी कई सालों से लगातार कई ब्रांड्स के साथ स्ट्रगल कर रही है तो वो एक बैड साइन है। उससे अच्छी वो कंपनी है जिसके पास 2 ही ब्रांड्स हैं और वो अच्छा भला उसके साथ चल रही है, उसको उन ब्रांड्स के पीछे पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ रहा। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रीच की। ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। और कैसे, जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, ये एफएमसीजी कंपनीज जो हैं ये प्रोडक्ट कंपनीज नहीं है, ये प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं। एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक सोप बनाना है और HUL के जो बहुत सारे सोप्स हैं, कितने सारे हैं आप वो देख ही सकते हैं टिकर पे, लेकिन लगभग सारे साबुन ना आप मान लीजिए HUL के हैं। अब उससे आपको compete करना है। आप बहुत अच्छा साबुन बना लेंगे, आप उसका प्राइस भी सस्ता रख लेंगे, पैकेजिंग भी अच्छी कर देंगे, ब्रांड नेम भी अच्छा चूज कर लेंगे, लेकिन उसको देश के गांव-गांव तक पहुंचाने की जो कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी, जो भी आपका लॉजिस्टिक्स सप्लायर है वो इतना आपसे पैसा ले लेगा कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा सिर्फ पहुंचाना चैलेंज नहीं होता, सही समय में सही प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हर जगह होना ये एक अलग चैलेंज है। जैसे नॉर्थ इंडिया में सर्दियों में मेंथॉल फ्लेवर का शैम्पू या साबुन कोई यूज नहीं करेगा, ऑलरेडी बहुत ठंडी है। तो ये एक तरह से डेटा एनालिटिक्स हो जाता है कि किस सीजन में देश के किस राज्य में कौन सा वेरिएंट या कौन सा टाइप ज्यादा चलेगा, उस हिसाब से उस राज्य की दुकानों में वो वैरायटी हमेशा अवेलेबल हो। क्योंकि कस्टमर को आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा लगा हो, वो 1 या 2 बार पूछेगा कि है क्या, और प्रोडक्ट नहीं मिला ना, वो कोई और प्रोडक्ट यूज करने लग जाएगा। तो सीजन वाइज आपको पता होना चाहिए कब आपके प्रोडक्ट की कहाँ डिमांड कम ज्यादा होने वाली है। ये बहुत सारा इसमें डेटा एनालिटिक्स लगता है, तो ये एक चैलेंज है। वो आप कैसे करोगे? दूसरा, इसको ऐसे सोचिए, आपको एक नया साबुन लोगों तक पहुंचाने में कॉस्ट आएगी, काफी कॉस्ट आएगी, लेकिन HUL का क्या? HUL के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनफैक्ट जरा ये लिस्ट देख लीजिए कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो उनकी रोज हर किराना दुकान में गाड़ी जाती ही है कोई ना कोई सामान देने। अब जो कंपनी 10 ब्रांड के साबुन ऑलरेडी देश की हर दुकान में छोड़ रही है, वो अगर 11वां लॉन्च कर भी दे
तो उनको उस 11वीं वैरायटी को उस दुकान में पहुंचाने की कॉस्ट ना लगभग जीरो है। एक तरफ आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा, उसकी कॉस्ट लगभग जीरो। तो अगर आपने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना भी दिया, उसको थोड़े दिन बेच भी लिया, तो आपका प्रोडक्ट अगर 50 रुपए का है ना, HUL वो सेम वैरायटी एक नए ब्रांड के नाम से लॉन्च कर देगा और उसको 20 रुपए में मार्केट में उतार देगा, क्योंकि उसकी तो कॉस्ट ही नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन की। और ऐड कर करके वो ब्रांड भी आपसे बड़ा बना लेगी। खुशबू सेम, रंग सेम, प्राइस सस्ता, क्वालिटी लगभग सेम। अब आप क्या करोगे? आप तो 20 रुपए में बेच ही नहीं सकते। तो HUL या इस तरह की बड़ी FMCG कंपनीज जो है ना, वो बेसिकली प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं। यानी ये मार्केट ट्रेंड देख के, कॉम्पिटिटर को एनालाइज करके उस तरह के सिमिलर प्रोडक्ट्स अपने डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म पे ऐड करती जाती हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसमें नए प्रोडक्ट्स डालती जाती है जो मार्केट का ट्रेंड है वो देख के। जैसे कोलगेट, जैसे ही पतंजलि का टूथपेस्ट चलने लगा, कोलगेट ने भी अपना आयुर्वेदिक टूथपेस्ट ले आया। तो ये बड़ी कंपनीज यही करती रहती हैं। इनफैक्ट HUL ने एक बार मेरिको के पैराशूट ऑयल के साथ ये करने की कोशिश की थी, और मेरिको ने कैसे HUL से टक्कर ली थी और उसके प्रोडक्ट को उल्टा मेरिको ने खरीद लिया था। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। इसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत अच्छा आपको FMCG सेक्टर में कैसी राइवलरी होती है वो जानने को मिलेगा। तो अगर आप HUL के कॉम्पिटिटर हो तो आप क्या कर पाओगे? उनकी कॉस्ट ज़्यादा सस्ती है, उनकी मार्केटिंग मसल ज़्यादा है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचता और लोग उसको अपना प्रोडक्ट बेच के निकल जाते हैं कि HUL से पंगा कौन लेगा। इस कारण HUL के पास ब्रांड्स का जो जमावड़ा है वो बड़ा होता जाता है और आज HUL के पास शायद 100 से ऊपर ब्रांड्स होंगे। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म कंपनी है, और ये कोई HUL करती है ऐसा नहीं है, सारी बड़ी FMCG कंपनीज यही करती है, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म कंपनीज होती हैं। अब आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि कब इन स्टॉक्स को खरीदना है, कैसे डिसाइड कर सके कि कब खरीदना है, कब नहीं खरीदना है, और वैल्यूएशन को इन स्टॉक्स की कैसे देखना है। और साथ ही मैं आपको मिलवा देता हूँ टिकर टॉक से, हमारी फ्री फोर्टनाइटली मैगजीन जो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों ही जगह अवेलेबल है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर 15 दिन में इस मैगजीन का एक नया एडिशन आएगा। कुछ स्टॉक्स को हम एनालाइज करेंगे, जो फाइनेंशियल ट्रेंड्स हैं, फाइनेंशियल न्यूज़ है, उसको सिर्फ बताएंगे नहीं, एनालाइज करेंगे सिंपल भाषा में। टिकर टॉक्स को डाउनलोड जरूर कर लीजिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? पसंद आया ना? अगर आया हो तो सोशल मीडिया में, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मुझे लगेगा मेरी मेहनत सफल हो गई। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। अगर आपको इसी तरीके से और इन डेप्थ सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के कोर्स को, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।